पिछली कक्षा में हम ब्लूम टैक्सोनॉमी और गैने का हायरार्की सिस्टम हम देख चुके थे। आज हम नेक्स्ट करेंगे, ये हम कर चुके हैं गैने एंड ब्रिग्स का। और अब मेथड्स ऑफ टीचिंग कुछ देर के लिए आज हम पढ़ेंगे और उसके पश्चात आपके लास्ट क्लास के डाउट्स लिए जाएंगे। तो आप अपने डाउट्स रेडी रखें। Methods of teaching. Am I audible to you all people? And screen is visible? यस बताएं मैम। एक बार। यस मैम। जी जी, ठीक है, स्पष्ट है आपकी ओके, आवाज और दिख भी रहा है। ठीक है। मेथड्स मैडम ऑफ थोड़ा टीचिंग। वॉइस डिस्टर्बेंस है ना, क्लियर नहीं है वॉइस, बैकग्राउंड में कुछ अच्छा नॉइज है। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है, इसका भी देखते हैं क्या हो सकता है। मेथड्स ऑफ टीचिंग, तो ये जो स्टेटमेंट है इग्नेसियो एस्ट्राडा, इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, है ना। तो क्या मतलब होता है इसका, कोई बताएं आप में से। वही और इसका मतलब ये होता है कि इस बच्चे में जो स्किल है हम्म, सर उसको पढ़ना जिस बच्चे में जो स्किल है पहले उसको पढ़ाना चाहिए, ऐसा। चाहिए। उसके हिसाब से यानी उसके अंदर जो अच्छा, स्किल है ना हम्म, अनुसार टीचर को पढ़ाना चाहिए। अच्छा, तो ठीक है, बात समझना चाहिए उनको कि करना चाहिए कि बच्चों को समझ में आ रहा है, बच्चों को क्या चाहिए हाँ, उसके हिसाब से। ठीक है, हम्म, कि बच्चा जैसे समझ रहा है उस तरीके से बच्चे को समझाना चाहिए हमें, ठीक है, ठीक है। तो हमारे जो मेथड्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, आपको पता है ना। एक तो टीचर सेंटर्ड होता है, लर्नर सेंटर्ड होता है और मिक्स्ड टाइप होता है। तो टीचर सेंटर्ड इट मीन्स शिक्षक केंद्रित, लर्नर सेंटर्ड शिक्षार्थी केंद्रित और मिक्स्ड सेंटर्ड दोनों का जिसमें रोल रहता है, ठीक है। तो इसमें हमारे सिलेबस में है टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड। तो शिक्षण के तरीके उसमें ये जो नेम्स हैं सिर्फ हम नेम्स को जानेंगे आज, ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास में हम कर चुके जो पीछे जो क्लासेस हुई हैं उनमें हम इसको डिटेल से कर चुके हैं। डिटेल से जानने के लिए आप पिछली वीडियो को रेफर करें और उनको विजिट करें। तो इनके नेम्स आप जस्ट देख लेंगे और अच्छे से सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाएगा। इसमें से डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये कहाँ से टीचर सेंटर है, लर्नर सेंटर है, मिक्स्ड टाइप मेथड है, कौन सा मेथड है, ठीक है। तो इनके नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेक्चर जो टीचर सेंटर है, टीचर सेंटर में क्या आएगा, लेक्चर मेथड आएगा, टीम टीचिंग और टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, ये टीचर सेंटर में आ जाते हैं। शिक्षक केंद्रित में जो लेक्चर दिए जाते हैं, टीम टीचिंग होती है, उसमें भी टीचर जो है एक लीड रोल प्ले करते हैं। टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन में भी टीचर ही लीड रोल प्ले करते हैं। लर्नर सेंटर वो होते हैं जहां पर बच्चों की एक्टिविटी करवाई जाती है, बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है, बच्चे खुद से मैनेज करते हैं कोई चीज, खुद से जो है क्रिएटिविटी करके सीखते हैं, ठीक है, उसमें वो लर्नर सेंटर हो जाते हैं। तो इनमें से ये 2 टाइप के हैं, आप इनमें से बताएं कि जो लर्नर सेंटर है, लर्नर सेंटर में कौन से आएंगे, ये वाले मेथड्स आएंगे या ये वाले मेथड्स आएंगे। क्वेश्चन इनमें से लेवल कौन से में? ये जो है
ये जो रो है, इस रो में जो मेथड्स लिखे हुए हैं वो लर्नर सेंटर है, या इस रो में जो मेथड्स लिखे हुए हैं वो लर्नर सेंटर है? शिक्षार्थी केंद्रित कौन से विधियां हैं, बताइए। मैम ये जो पहले में है, जो वो ग्रुप डिस्कशंस, सेमिनार, हम्म पैनल, ब्रेनस्टॉर्मिंग। हम्म तो ये लर्नर सेंटर है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? मैम ये ये लर्नर शिक्षक सेंटर, केंद्रित हो गए ना, लेक्चर टीवी देना। एंड हाँ हाँ, टीवी एंड वीडियो प्रेजेंटेशन है, ये तो लर्नर सेंटर है मैम। अच्छा, लर्नर सेंटर कैसे है उमेश सर? इसलिए है कि देखिए, आप टीवी पे कोई भी प्रोग्राम आ रहा है, हम्म दैट स्टूडेंट्स देखते हैं अपने कन्वीनियंस के अनुसार। ठीक है, वीडियो भी है, वो अपने कन्वीनियंस के अनुसार देखता है, उसमें टीचर उस हम्म समय होता नहीं है। इसका मतलब इसका एक थोड़ा सा डिमेरिट है कि उस समय इंटरेक्शन नहीं होता टीचर से, लेकिन यह है तो स्टूडेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, अपनी सुविधा के अनुसार वो देखता है। तो ये लर्नर सेंटर्ड हुआ। उमेश जी, मेरा मत कुछ और है। मैं ये समझती हूँ कि यदि टीवी पे कुछ चल रहा है या वीडियो हम देख रहे हैं, तो बोलने वाला तो उसकी चॉइस का बोल रहा है। अभी सुनने वाले को वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, वो थोड़ी ना चेक कर रहा है। ये मैम आप पॉइंट तो क्लियर मैंने करिए। रखा कि एक एक इसका डिमेरिट तो जरूर है कि हाँ, उसमें हम्म, इंटरेक्शन नहीं हो पाता, ये बात तो हमने भी ठीक है, बताया है। हाँ, ठीक है। आप सभी ने जो है अच्छा पार्टिसिपेट किया, जानते हैं हम इसको। लेक्चर मेथड में तो ये तो क्लियर है सभी को, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये टीचर सेंटर्ड होता है। टीम टीचिंग में भी टीचर लीड रोल में टीचर होते हैं, ठीक है। हालांकि बच्चे एक्टिव होते हैं, लेकिन उसमें लीड रोल में जो है। टीम टीचिंग में क्या है, एक तरह से कि टीचर्स होते हैं, एक टीम होती है टीचर्स की। एक इंडिविजुअल टीचर ना पढ़ा के कक्षा में दो तीन टीचर उसको लीड करते हैं, ठीक है, वो टीम टीचिंग में आ जाता है। और वो भी जो है टीचर सेंटर है। तीसरा है टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन। तो हमने अभी अभी आपको बताया कि लर्नर सेंटर वो मेथड्स होते हैं जिसमें बच्चे स्वयं एक्टिविटी करते हैं, बच्चे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखते हैं। टीवी जो है ना एक मेथड है, वो टीवी मेथड जब वो घर पे जो बच्चे टीवी देख रहे हैं अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, वो वाली बात यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ पर वो बात हो रही है जब टीचर इस चीज को अप्लाई करते हैं, टीचर इस मेथड को यूज करते हैं, इसके माध्यम से जब टीचर पढ़ा रहे हैं, वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से जब टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, टीचर्स ये डिसाइड करते हैं जो टॉपिक्स होता है, और तो टीचर्स उसको एक वीडियो के माध्यम से टॉपिक को क्लियर करवाना चाहते हैं, कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहते हैं। बच्चे पैसिव जो लिसनर बनके, पैसिव लिसनर होते हैं इसमें, और पैसिव बनके निष्क्रिय बनकर वहां पर सुन रहे होते हैं मात्र, उसमें उनकी एक्टिविटी नहीं होती। इसलिए ये टीचर सेंटर्ड ही होंगे, ये जो तीनों मेथड्स हैं। तो हमारा प्रश्न इन दो रो को, इस रो को छोड़कर, जो तीन मेथड्स हैं इनको छोड़कर हमारा प्रश्न इन रो के लिए था। ये वाली जो रो है और ये वाली जो रो है, ठीक है, अब इनको जानते हैं। इसमें है ग्रुप डिस्कशन, इसमें भी टीचर लीड रोल में रहते हैं। टीचर डिसाइड करते हैं उनके टॉपिक्स को, उनके ग्रुप्स को, और वो टीचर जो है वो ही उनको एक तरह से निष्कर्ष पर पहुंचाते हैं, बीच में भी वो इंटरफेयर करते हैं। वो टीचर सेंटर है। सेमिनार्स हैं, वो भी टीचर सेंटर है। पैनल डिस्कशन है, वो भी एक तरह से वही है। ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग, और इसमें प्रोजेक्ट मेथड में भी टीचर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। हालांकि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसमें क्या होता है कि मिक्स्ड मेथड हम इसको बोलेंगे, ठीक है। टीचर का भी रोल रहता है और बच्चों का भी रोल रहता है, बराबर बराबर, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, बोथ। लेकिन इसमें ज्यादा क्या होता है, ज्यादा बच्चों का रोल रहता है, ठीक है। ये तो गड़बड़ हो गया इसमें थोड़ा सा। ट्यूटोरियल है, हाँ जी, ये रो है ना,
रो रो जो है मिसप्लेस हो गई है, ऊपर जो लिखा है इंडिविजुअलाइज्ड मेथड्स, लार्ज ग्रुप मेथड्स, स्मॉल ग्रुप मेथड्स, तो इसको रो में है, इसको थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं। जो पहले हमारी स्लाइड थी उसमें फेरबदल है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में है बच्चों का रोल रहता है, ठीक है। और ये जो है ज्यादातर है बच्चों के सेंटर में होता है। सेमिनार्स है वो टीचर सेंटर्ड रहेगा और जो है मिक्स्ड मेथड में आएगा ये, ठीक है, मिक्स्ड में आएगा। पैनल डिस्कशन है ये भी मिक्स्ड में आएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग है इस ये भी मिक्स्ड में आएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड है इसमें बच्चों का रोल है लर्नर सेंटर्ड रहेगा। ट्यूटोरियल्स है ये मिक्स्ड में आएगा। केस स्टडी है बच्चों का रोल रहेगा इसमें, ठीक है, बच्चे करेंगे उसको, लर्नर सेंटर्ड रहेगा। रोल प्ले है इसमें भी जो है ज्यादातर बच्चों का रोल रहेगा। सिमुलेशन है, सिमुलेशन क्या होता है कि एक तरह से ये जो है कृत्रिम एनवायरनमेंट ऐसा प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग है, ये मतलब एजुकेशनल मेथड नहीं है, ट्रेनिंग मेथड है, ठीक है। तो ट्रेनिंग मेथड का जहां पर आपको डिस्टिंग्विश करना आ जाए वहां पर सिमुलेशन रहेगा, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन में क्या है उसमें भी ज्यादातर रोल जो है टीचर का ही रहता है, एक तरह से टीचर और लर्नर दोनों का इसमें रोल रहेगा, ठीक है। ट्यूटोरियल्स में टीचर्स का रोल रहता है ज्यादातर। असाइनमेंट में भी टीचर का ही रोल रहता है। प्रोजेक्ट मेथड में बच्चों का रोल रहता है, ठीक है। ये जो है आपस में मिक्सअप हो रखे हैं तो इसको थोड़ा सा हम ध्यान से करेंगे। केस स्टडी है उसमें भी बच्चा करता है, वो बच्चे से जो टीचर जो लर्नर सेंटर रहेगा। ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, इसमें क्या रहेगा प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जा रही है उसमें टीचर का रोल ज्यादा रहेगा, ठीक है। इसके लिए एक एक मेथड के लिए हमारी जो ये वीडियो है उसमें हमने काफी डिटेल से जो पीछे क्लासेस हुई हैं उनके बारे में इन सभी के बारे में काफी डिटेल से इसको डिस्कस किया है। आप उनको वहां पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ एक मैराथन में क्या होता है कि हम सिर्फ वो टॉपिक्स देखते हैं, उनके नाम देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या स्टडी किया है और हमारे सिलेबस में क्या क्या है, उसका ओवरव्यू एक तरह से लेते हैं। समरी जैसे कहते हैं वही मैराथन में होता है। तो समरी में पूरा डिटेल में नहीं हो सकता है, तो हम उसके लिए अपने पिछली क्लासेस एक बार रिवाइंड करेंगे, ठीक है। अब कंप्यूटर सेंटर्ड है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है। उसमें क्या होता है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में, उसमें बच्चों का रोल जो है वो भी रहता है और टीचर का रोल रहता है, दोनों का ही रहता है, ठीक है। इंटरेक्टिव वीडियो है, इंटरेक्टिव वीडियो बेशक से हो इंटरेक्टिव हो जाए वो वीडियो, लेकिन वीडियो में क्या है रोल टीचर का भी रहेगा। यह मिक्स्ड में आ जाएंगे। ओपन लर्निंग है, ओपन लर्निंग में बच्चों का है, लर्नर सेंटर हो जाएगी ये। पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो उसमें भी टीचर का रोल रहेगा, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड खोज विधि, इसमें लर्नर सेंटर रहेगा ये, ठीक है। तो ये सभी मेथड्स हैं, इनके बारे में हमने जान लेना है। एक इसमें एक नाम बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है माइक्रो टीचिंग, आप सभी ने सुना होगा। माइक्रो टीचिंग भी आता है एक, इसमें नहीं है और शायद कक्षा में भी डिस्कस नहीं किया गया है ये। माइक्रो टीचिंग क्या होता है, इसमें से एक प्रश्न यह है सबसे महत्वपूर्ण बनता है कि यह कौन सा टीचर ट्रेनिंग मेथड है, ठीक है। तो ये माइक्रो टीचिंग जो है टीचर ट्रेनिंग मेथड है, इसमें बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ये टीचर ट्रेनिंग मेथड होता है कि जो टीचिंग है हमारी, जो शिक्षण है उसको प्रभावशाली कैसे बनाया जाए वो इसमें रहता है। और इसमें क्या होता है 6 मिनट्स की ये टीचिंग करनी होती है टीचर को। और उसमें कोई भी वो एक टॉपिक लेते हैं पहले, जैसे एनालिसिस होता है ना, एनालिसिस में टुकड़ों में तोड़ के उसको पढ़ाते हैं बच्चों को। तो उसमें क्या होता है कि एक टॉपिक ले लिया जाता है, टॉपिक का एक पार्ट ले लिया जाता है, उसको यहाँ पर बोर्ड के सामने जो टीचर खड़े हो जाते हैं, जैसे कि कक्षा में वो टीचर का रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो वहां पर जो है कृत्रिम एनवायरनमेंट ऐसा प्रोवाइड किया जाता है। और उसमें जो बच्चों की जगह उनके सामने कौन बैठे रहते हैं, उनके ही कलीग बैठे रहते हैं या फिर उनसे जो उनके सीनियर्स बैठे रहते हैं, ठीक है। और वो उनको इवेलुएट करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं टीचर्स को कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं। 6 मिनट तक ये चलता है और 6 मिनट के बाद उनको फिर फीडबैक दी जाती है उसके बारे में कि आपने ऐसा किया, आपने जो है हाथ जो जेस्चर था वो आपका ज्यादा मूवमेंट हो रही थी, या फिर आपने बच्चों को कम फेस किया, आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, या फिर ब्लैक बोर्ड के ऊपर कम ध्यान दिया, आप सिर्फ बोलते ही रहे, ओरली बताते रहे, ब्लैक बोर्ड का यूज भी करना चाहिए। इस प्रकार से उनको फीडबैक दी जाती है इसमें माइक्रो टीचिंग में, ठीक है। उसके बाद फिर ये पार्ट्स में करके उसको बाद एक संश्लेषण जो सिंथेसिस का प्रोसेस है उसको यूज करके
उसको यूज करके क्या होता है कि पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाता है, फिर एक तरह से निष्कर्ष का निकलता है, मतलब कि 6 मिनट के करके ये इनकी बार बार फीडबैक होती है, फिर उससे जो सुधार जो सुझाव उनको दिए गए हैं उन सुझावों के ऊपर वो कार्य करते हैं, और उसके पश्चात क्या होता है कि उन सुझावों के ऊपर कार्य करने के बाद नेक्स्ट जो उसको उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें वो सभी सुझाव को इंक्लूड करके फिर से टीचिंग की जाती है, फिर से उनको फीडबैक दी जाती है, फिर निष्कर्ष पर जो है उनको फिर एक तरह से कहा जाता है कि हाँ इनका जो है अच्छे से अब हो गया है, ट्रेनिंग पूरी हो गई है। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग क्या है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, और इसी तरह से सिमुलेशन है, सिमुलेशन भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, ये एक तरह से लर्नर के लिए ही होता है वैसे तो, लेकिन ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें इसको टीचर के लिए भी बोल देते हैं, टीचर ट्रेनिंग के लिए भी और लर्नर के लिए भी, लेकिन ये ट्रेनिंग के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन लर्निंग के लिए नहीं होता है, जो हम कहते हैं शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए नहीं, लर्निंग के लिए नहीं, ट्रेनिंग के लिए होता है। तो इसी प्रकार से ये मेथड्स हैं हिंदी में, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप देख लीजिएगा इसको। अब इनको एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिक फीचर्स हैं, इट इज फॉर्मल एंड नैरेटिव इन नेचर, ये लेक्चर मेथड के बारे में बताया गया। ठीक है, प्रकृति में औपचारिक है, कथात्मक है, घटनाओं और तथ्यों की एक श्रृंखला को प्रस्तुत करता है। ठीक है, एडवांटेज क्या होता है, मतलब कि एक समय पे काफी बड़े समूह को पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और एक ही टीचर पूरे बड़े समूह को संबोधित करने के लिए पर्याप्त रहते हैं, ये इसके एडवांटेजेस हैं। सीमाएं क्या है इसकी और कमियां जान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे मेन कमी यही होती है कि जो बच्चा होता है वो पैसिव लर्नर होता है, पैसिव लिसनर होता है। ठीक है, एक्टिविटी नहीं करता है, डाउट्स उसके रह ही जाते हैं, इंटरेक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट है टीम टीचिंग मेथड। टीम टीचिंग मेथड में ऐसे ही होता है, जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स की जो एक ग्रुप होता है वो ही जो बच्चों को डील करता है। और इसमें एडवांटेज क्या है इसका कि शेयरिंग द बेस्ट फैकल्टी बाय मोर स्टूडेंट्स, तो बेस्ट फैकल्टी को शेयर किया जाता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक जो है शिक्षक छात्रों के समूह के लिए सीखने के अनुभव की योजना बनाते हैं वो, और फिर उसको क्रियान्वित करते हैं, फिर उनका मूल्यांकन शामिल रहता है उसमें। ठीक है, ये जो टीचर्स की टीम देखती है बच्चों को, लर्निंग को। लाभ क्या है, अधिक छात्रों द्वारा सर्वोत्तम संकाय साझा करना और बहु शिक्षण तकनीकों और उपकरणों का इष्टतम उपयोग इसमें होता है, तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, शिक्षण गुणवत्ता में सुधार आता है। लिमिटेशंस क्या है इसकी, टीम टीचिंग मेथड में सीमाएं क्या है, विषम दक्षताओं वाले शिक्षकों को खोजना एक कठिन कार्य है। ठीक है, तो मतलब कि एडवर्स, इसमें जो डाइवर्स शब्द आपने सुना होगा, डाइवर्स शब्द है ना, इसमें क्या है कि मल्टी टैलेंटेड जो होते हैं उनको जो है एक तरह से खोजना काफी कठिन कार्य है, और जो उसको रोल को प्ले कर सके, और ऐसे भी एक तरह से चैलेंज है ये, इसका लिमिटेशंस में इसको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है कि पद्धति के लिए अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग भी है। वीडियो प्रेजेंटेशन, अब क्या है, टेलीविजन या वीडियो प्रस्तुति रेडियो और ऑडियो प्रस्तुति की एक बेहतर प्रस्तुति है। यह वस्तुतः पूरी दुनिया को एक कक्षा के अंदर ले आती है, ये इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। ठीक है, हम अपनी कक्षा में बैठे बैठे पूरी दुनिया जो है ब्रह्मांड का जानकारी ले लेते हैं। फिर जो मिक्स्ड मेथड में ग्रुप डिस्कशन मेथड आ जाता है, जो हमने ऊपर देखा। हाँ, इसमें कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि ग्रुप मेथड में क्या रहता है कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट रहता है ना, और हम सोचते हैं कि फिर बच्चों का ही इसमें रहेगा जो है डोमिनेंसी। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। बाकी सभी जो मेथड्स हैं उनको, उनके नाम एक बार आप इसको जरूर नोट करें, बाकी कुछ नोट करें ना करें, मेथड्स को आप जरूर नोट करें, टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर और मिक्स्ड लिख के, और उसके नीचे उनके नाम लिखे और उसको याद करें। ये काम आप जरूर करेंगे इस कक्षा के बाद। क्लासरूम डिस्कशन है, फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन है, इसमें जो है टीचर इनको लीड करते हैं, टीचर देखते हैं। प्लान्ड एक्टिविटी होती है, और ये ग्रुप डिस्कशन किस प्रकार के होते हैं, प्लान्ड होते हैं, पार्शली प्लान्ड होते हैं और अनप्लान्ड होते हैं, कि एकदम से उनको टॉपिक दे दिया जाता है कि इसके ऊपर डिस्कशन होगा, उनको पहले से कोई पूर्व सूचना नहीं होती, ये अनियोजित है।
एडवांटेज क्या होती है कि ये उत्तेजक सोच प्रक्रिया यह महत्वपूर्ण सोच के विकास में मदद करती है। इट मीन्स कि बच्चों की थिंकिंग जो प्रोसेस है वो डेवलप होती है, इससे क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होती है और एक नॉलेज का एक पुल बनता है। और पुल क्या है, इट मीन्स एक तरह से लिंक बनता है आपस में कंसेप्ट में, ठीक है। जैसे कि ये एनवायरमेंट का कंसेप्ट है, एनवायरमेंट के कंसेप्ट को हम फिर बायोलॉजी से कनेक्ट करके हम चलते हैं, ठीक है। एक तरह से पुल बनता है दो कंसेप्ट के बीच में, दो सब्जेक्ट के बीच में। तो उसमें क्या करते हैं, जब हम कोई भी टॉपिक डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसका सामाजिक पक्ष भी देखते हैं, सोशल पक्ष देखते हैं, उसका इकोनॉमिक पक्ष देखते हैं और उसका साइकोलॉजिकल पक्ष देखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम उसको ओवरऑल जो है व्यू करके फिर उसको उस टॉपिक को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, उसके सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए। तो एक तरह से ये काफी हमारी सोच में विस्तृत जो है विकास करता है। लिमिटेशंस क्या है, ज्यादा टाइम लगता है इसमें, एफर्ट्स भी ज्यादा लगते हैं इसमें, और टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों इसमें जो है इन्वॉल्व रहते हैं। सेमिनार, सेमिनार में आपको पता ही है सेमिनार क्या होता है कि एक बोर्ड के सामने बच्चे को खड़ा कर दिया जाता है, उसको पहले से निर्धारित होता है टॉपिक, उस टॉपिक के ऊपर उसको उसके बारे में पूरी जानकारी देनी होती है। टीचर उसको इवेलुएट कर रहे होते हैं, उसके बाद में बताते हैं कि आपने ये गलतियां की, ये ठीक था, ये गलत था और ऐसे आपको सुधार करना है। ऐसे ही पैनल डिस्कशन में होता है, इस प्रकार की समूह चर्चा है। इसमें प्रशिक्षु या कई किसी दिए गए विषय, मुद्दे या समस्या पर एक पेपर तैयार करते हैं, जिससे जिसे बाद में चर्चा और विश्लेषण के रूप में समूह के सामने प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ये भी टीचर सेंटर्ड होता है। इसमें कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है और बच्चों को एक तरह से क्विक उनसे क्वेश्चनिंग होती है और उनसे कोई अलग अलग जो है अलग अलग क्वेश्चनिंग होती है, अलग अलग टॉपिक्स दे देते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम दे देते हैं, उनको बार बार जो है उसको एक तरह से बोलना होता है बच्चों को अपने आइडियाज। एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के ऊपर अपने आइडियाज, नंबर ऑफ आइडियाज उनको जो है बोलने होते हैं बार बार, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम अपने आइडियाज को बदल भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे के आइडियाज को हमें क्रिटिसाइज नहीं करना होता। एक बार जो हमने पहले जो आइडिया बोल दिया हम उसको बदल सकते हैं दूसरे का सुन के, कि हमें उसकी तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं तो हम उसको बदल सकते हैं, लेकिन क्रिटिसाइज नहीं करना होता। ब्रेनस्टॉर्मिंग है कि जो दिमाग है उसके ऊपर तनाव बनता है, इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग नाम है। और इसको दिया था स्टेनले होल ने। स्टेनले होल ये एक साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने इस मेथड को दिया था, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड को। ये भी नाम का इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में विचार मंथन एक रचनात्मक समूह कार्य है, जिसमें समूह के सदस्य किसी दिए गए विषय या समस्या पर बाद के मूल्यांकन के लिए बड़ी संख्या में विचारों को शीघ्रता से प्रस्तुत करते हैं। इस पद्धति में कोई भी किसी के साथ टिप्पणियों का आदान प्रदान कर सकता है प्रोजेक्ट मेथड में। और आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन है किसी का? नहीं, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, कंटिन्यू करिए। ठीक है। सिवाय इसके कि प्रतिभागियों को उस समय विचारों की आलोचना करने की अनुमति नहीं होती। यही प्रोजेक्ट मेथड में भी जो है, हाँ ये ब्रेनस्टॉर्मिंग, बुद्धिशीलता, ठीक है, तो साथ में जो है अलग अलग करके दिया गया है। हाँ, आलोचना करने की नहीं होती, लेकिन उसमें अपने विचार विमर्श कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, छोटे समूह और व्यक्तिगत निर्देश दोनों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इस पद्धति में छात्रों को अपनी इंद्रियों के माध्यम से अपने पर्यावरण का पता लगाने और अनुभव करने की अनुमति दी जाती है। व्यक्तिगत रुचियों द्वारा अपने स्वयं के सीखने के निर्देशित किया जाता है, ठीक है। रोल प्ले में क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं हम किसी भी रोल के ऊपर, जैसे कि रामायण का रोल दे दिया, महाभारत का रोल दे दिया, ठीक है, कोई क्रांतिकारी का रोल दे दिया। इस प्रकार से एडवांटेज क्या होता है कि लाइफ जो है, रियल लाइफ सिचुएशन को उसको जो है उसमें सीखते हैं वो, और उससे कनेक्ट कर पाते हैं और इमीडिएट फीडबैक उसमें मिल जाता है। और सोशल जो हमारी जो सामाजिक अंतक्रिया होती है, और सामाजिक जो हमारे एक तरह से कह लीजिए कि आपस में हमें कैसे डील करना है, कैसे बातचीत करनी है, वो हमारे स्किल्ड
विकसित होती हैं यहाँ से, ठीक है, डिसीजन मेकिंग बनता है। लिमिटेशन क्या है? अनप्रिडिक्टेबल आउटकम, मतलब कि ये बहुत अच्छा भी हो सकता है रोल प्ले, और बहुत जो है हमने ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है, ऑडियंस को कैसा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये अनप्रिडिक्टेबल इसके आउटकम है। रिक्वायर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज भी काफी चाहिए होते हैं रोल प्ले करने के लिए, फिर कॉस्ट्यूम भी हमें चाहिए होते हैं, और वैसा सिचुएशन कृत्रिम रूप से बस बनाई जाती है, ठीक है। तो रिसोर्सेज भी काफी। लर्नर सेंटर्ड मेथड्स में क्या है? असाइनमेंट्स हैं। असाइनमेंट्स को यहाँ पर लर्नर सेंटर में लिया गया है, लेकिन असाइनमेंट तो चलिए इसको थोड़ा सा और हम इसको रिसर्च करेंगे, एक बार दोबारा से देखेंगे कि असाइनमेंट किसमें है। तो इसके पक्ष को जान लेते हैं कि क्यों इसको लर्नर सेंटर्ड में लिया गया है। यहाँ पर असाइनमेंट दिए जाते हैं जैसे अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना, सर्वेक्षण करना, ज्ञान का उपयोग करना, संख्यात्मक समस्या को हल करना। भूमिका शिक्षार्थी की होती है, शिक्षक की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। तो ये शिक्षक की भी भूमिका होती है इसमें असाइनमेंट में। तो इसको इसमें थोड़ा सा डाउट है, हम आपको जो है रिसर्च करके कल आपको कंफर्म करेंगे, क्योंकि शिक्षक ही उसको टॉपिक देता है, ठीक है। ज्यादातर तो ऐसा ही होता है, लेकिन उसको चॉइस भी रहती है कहीं ना कहीं कि आपको खुद ही अपनी चॉइस का असाइनमेंट बनाना है, लेकिन शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है उसमें। शिक्षार्थी तो करता ही है, उसका कार्य रहता है छात्रों को स्वतंत्र रूप से काम करने में, कि वो अपना स्वतंत्र है कि असाइनमेंट किस प्रकार से बना रहे हैं, किस प्रकार से डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या क्रिएटिविटी इन्वॉल्व कर रहे हैं, कहाँ से रिसोर्सेज ले रहे हैं, तो वो उनके लिए ऊपर तरह से खुद ही वो करते हैं। लिमिटेशंस क्या है? वो उसमें कॉपी कर सकते हैं एक दूसरे की। जब दो टॉपिक किसी दो जो स्टूडेंट्स को दिया जाता है तो उसमें वो आपस में कॉपी करके भी कर सकते हैं। तो वहां पर क्या है, जब कॉपी करते हैं, हम किसी की नकल करते हैं, तो क्या होता है कि सभी के सीखने का जो स्तर है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। उसने जिसकी हम कॉपी कर रहे हैं उसका तो बुद्धि लगी वहां पर, लेकिन हमारी बुद्धि वहां पर निष्क्रिय रही, क्योंकि हमने एज इट इज वैसा का वैसा उतारा है। सोचने की प्रक्रिया वहां पर गौण रही, ठीक है, तो जीरो रही वहां पर। तो क्या हुआ कि हमारे विकास जो विचार है वहां पर विचार श्रृंखला में कोई भी विकास नहीं हुआ, कोई भी चिंतन हमने नहीं किया। तो एक तरह से ये बहुत लिमिटेशन है इसका, ये कि कॉपी भी हो सकता है। केस स्टडी है, इसमें बच्चे खुद से जो है फील्ड में जाते हैं और फील्ड किसी भी एक समस्या के बारे में उसके पहलू को जानते हैं, समस्या के खोज को जानते हैं, उसका समाधान क्या हो सकता है उसके बारे में जानते हैं, और एक तरह से चीजों को ऑर्गेनाइज करके कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, ठीक है। और लर्नर सेंटर्ड में एक एडवांटेज ये हमेशा यही रहेगा कि पार्टिसिपेंट खुद पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, तो एनालाइज करते हैं, क्रिटिकल एग्जामिन करते हैं, उसको चीजों को इवेलुएट करते हैं, वो खुद ही करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है यहाँ से डेवलप होती हैं, डिसीजन मेकिंग यहाँ से डेवलप होती है, और एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। लर्नर सेंटर्ड में कहीं पर भी जब ये आ जाए आपको ये जो शब्द दिख जाए एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है, क्रिया करना, एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डायरेक्ट लेकर प्रश्न पूछ सकते हैं और पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो इसको हम ध्यान रखेंगे कि बच्चों का जब एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है वो लर्नर सेंटर्ड हो जाता है मेथड। सीमाएं क्या है इसकी? सभी विषयों और स्थितियों के लिए उपयोगी नहीं हो सकता ये केस स्टडी, कि सभी जो स्थिति है सभी विषय हैं उनकी सभी की केस स्टडी नहीं हो सकती है, और शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है इसकी पद्धति का उपयोग करने के लिए, ये इसकी लिमिटेशन है। नाउ दिस इज द प्रोग्राम द इंस्ट्रक्शन, फिर पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देश की निजीकृत प्रणाली, कंप्यूटर की सहायता से सीखना, ओपन लर्निंग, इंटरेक्टिव वीडियो। उसके बाद आता है ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड अनुमानी विधि और खोज विधि भी कह देते हैं इसको। इस अनुमानी विधि में क्या रहता है कि दिस मेथड वाज एडवोकेटेड बाय प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। ध्यान रखेंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और ये प्रश्न पूछने की संभावना है कि ये मेथड किसने दिया है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में भी ये पूछा गया है आर्मस्ट्रॉन्ग से रिलेटेड प्रश्न। तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने 2 मेथड और दिए थे, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, वो भी आर्मस्ट्रॉन्ग ने ही दिए थे, दैट इज आगमन और निगमन विधि, ठीक है, वो भी आर्मस्ट्रॉन्ग ने ही दिए थे, ये भी हम ध्यान रखेंगे। तो I, D
IH या HID, कुछ भी आप किसी भी प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिए थे, ठीक है। सेल्फ लर्निंग अप्रोच होती है इसकी, ये जो है इसका एडवांटेज है। नो मच फोकस ऑन फैक्चुअल नॉलेज, फैक्चुअल नॉलेज के ऊपर इसका जो फोकस नहीं होता है, सिर्फ करके सीखने में, और खोज जो है इसमें एक तरह से होती है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग, रिफ्लेक्टिव टीचिंग में क्या रहता है कि क्लासरूम टीचिंग डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं जिनके ऊपर क्लासरूम की टीचिंग डिपेंड करती है, ठीक है। सबसे मेन तो एक तरह से अगर मोटा मोटा देखा जाए तो लाइटनिंग, प्रकाश, एयर जो है हवादार कमरे हैं कि नहीं है, वेंटिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और जो TLM है, सबसे मेन TLM, टीचर लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री, ठीक है। ये जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसका कारक है जो कि टीचिंग जो है उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो टर्म है ना TLM, ये अपने आप में महत्वपूर्ण टर्म है। जो शिक्षण अधिगम सामग्री, तो ये शिक्षण अधिगम सामग्री पेपर में ऐसे ना देके डायरेक्ट TLM दे देते हैं। और TLM का मतलब है कि वो सामग्री जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए, उसको सुगम बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। ये हम ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि क्लास एनवायरनमेंट, टीचर्स एंड लर्नर्स एबिलिटीज एंड द लेसन सब्जेक्ट मैटर, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि क्लासरूम टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। उसका एनवायरनमेंट, टीचर लर्नर एबिलिटीज है और लेसन सब्जेक्ट मैटर है। दिस इज देयर इज नो स्टैंडर्ड एंड परफेक्ट टीचिंग मेथड टू फॉलो एंड द टीचर शुड सीक अ सुटेबल अप्रोच टू प्रेजेंट देयर लेसन। तो ऐसा कोई परफेक्ट टीचिंग मेथड नहीं है, लेकिन क्या होता है कि टीचर्स को अपना देखना होता है कि वो किस प्रकार से ज्यादा जो है सुटेबल हो बच्चों के सीखने के लिए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा अधिगम हो, उसको उस तरीके से बच्चों को के सामने वो लेसन को प्रेजेंट करें, ठीक है। हम मानते हैं कि चिंतनशील जो शिक्षक शास्त्र है, शिक्षण शास्त्र के जानकार हैं, लेकिन फिर भी सुधार की गुंजाइश होती है। जो चिंतनशील जो शिक्षण होता है वो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन वहां पर सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है और फ्लेक्सिबल होना चाहिए और नियमित जो है उसमें सुधार भी करे जाने चाहिए। चिंतनशील शिक्षण कक्षा में आप जो करते हैं उसे देखने, यह जो यह सोचने का कि आप ऐसा क्यों करते हैं, और यह सोचने का कि एक साधन है, यह काम क्या है, और आत्म अवलोकन, आत्म मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है, ठीक है। क्या है रिफ्लेक्टिव टीचिंग? इज अ मीन्स ऑफ लुकिंग एट व्हाट यू डू, हम क्लासरूम में क्या करते हैं। थिंक अबाउट हाउ यू डू इट, जो हम करते हैं वो हम क्यों करते हैं। और थिंक अबाउट इफ इट वर्क्स, कि जो हम कर रहे हैं वो बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, उससे कुछ लाभ रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा। ये प्रोसेस ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस है रिफ्लेक्टिव टीचिंग में, और एक सेल्फ इवेल्युएशन की प्रोसेस है, स्वयं का मूल्यांकन इसमें होता है। ब्लेंडेड टीचिंग है, ये इसका क्या बोलते हैं, मिश्रित शिक्षा, ब्लेंडेड टीचिंग भी, ये भी टर्म इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, ये जो टर्म है USA में ओरिजिनेट हुई। देयर इज नो क्लियर सिंगल डेफिनेशन अवेलेबल फॉर इट, इसको कोई भी एक शब्द, एक वाक्य में इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ब्लेंडेड लर्निंग कंबाइंस ऑनलाइन लर्निंग को भी ये कंबाइन कर लेती है, ठीक है, उसको भी इंक्लूड करती है। फेस टू फेस लर्निंग को भी इंक्लूड करती है, और फेस टू फेस के साथ ऑनलाइन लर्निंग को भी ये मैच करके जो है ब्लेंडिंग लर्निंग होती है। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल अप्रोचेस टू पैरागोगी। जो शिक्षण शास्त्र है और जो शिक्षण है उसमें मल्टीपल अप्रोचेस को कंबाइन करके एक तरह से उनको जोड़कर तब ये ब्लेंडिंग लर्निंग जो है पॉसिबल हो पाती है। और फॉर एग्जांपल सेल्फ बेस्ड, कोलैबोरेटिव, इंक्वायरी बेस्ड स्टडी, तो ब्लेंडिंग लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें बहुत सारे अप्रोचेस हैं, उनको साथ में मिला लिया जाता है। तो मैं 40 मिनट कर रहे मैंने, तो उसमें हम
जो है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप अपने डाउट्स ले सकते हैं। 20 मिनट्स हम जो है डिस्कस कर लेते हैं कि आपके जो डाउट्स रहे हैं कल के टेस्ट को लेकर। अभी आज जो कक्षा में करवाया गया है, सिर्फ हमारा क्या हुआ है, सिर्फ मेथड्स हुए हैं, लर्नर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड और मिक्स्ड मेथड। ठीक है, इन मेथड्स के बारे में हम अपनी बुक्स, जो बुक है बहुत अच्छा रिसोर्स होती है, विश्वसनीय रिसोर्स होती हैं, वहां से हम देखकर इसको पढ़कर आएंगे, याद करेंगे इनको, अपने जो नोटबुक है उसमें एक तरह से सूची बनाएंगे, इसकी लिस्ट तैयार करेंगे, उसको याद करेंगे। ठीक है, कौन सा चीज टीचर सेंटर्ड होता है, कौन सा लर्नर सेंटर्ड होता है, कौन सा मिक्स्ड होता है। ठीक है, उनके एडवांटेजेस क्या कुछ होते हैं, ये आपस में अंतः संबंधित है। और अंतः संबंधित क्या होता है कि वो संबंधित तो होते हैं लेकिन उनका जो है संबंध नजर नहीं आता है बाहरी दृष्टिकोण से। ठीक है, तो ये आपस में संबंधित तो है ही, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं ये। ठीक है, उनको एक को यदि हमें एक को अच्छे से समझते हैं तो दूसरा भी हमें वो दूसरे को समझने में सहयोग करता है। ठीक है, एक मेथड को समझना। चलिए, आप लोग अब बताएं कि कल की जो कक्षा थी उसमें आपके क्या क्या डाउट्स रहे हैं, वो आप हमें बताएं। मीना जी कहना चाहती हैं। मैं तो कल की कक्षा के बारे में नहीं, आज का थोड़ा डिस्कस पूछना चाहती थी कि जैसे हमने बोला कि वीडियो या कुछ स्क्रीन पे, मतलब टीवी पे देख के हम बोलते हैं कि वो टीचर सेंटर्ड हो गया, लेकिन आजकल उसमें थोड़ा एडिशनल हो गया है कि कोई वीडियो आता है उसमें वो इंफॉर्मेशन बताते थे, बाद में गूगल फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेते बच्चों से, मतलब जो वीडियो दिख रहा है वो क्वेश्चन के आंसर सबमिट करता है। तो ये थोड़ा मिक्स्ड में आएगा क्या, कि हमें पता, अभी एक पहले तो तरीके ऐसा था कि बस देख रहा है, वीडियो देख रहा है, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन अभी गूगल फॉर्म आ गए जिसमें क्वेश्चन भी डाले जाते हैं, जिसका वो देखने वाला रिप्लाई करता है, वो आंसर करता है, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत उसको क्या समझ में आया वो पता चल जाएगा। तो ये मिक्स्ड में आएगा ना? नहीं, वीडियो हमेशा है ना, वीडियो वाला जो है हमेशा अभी तक जो है उसमें बच्चे की ज्यादातर जो है निष्क्रियता रहती है। तो बच्चे की ज्यादातर निष्क्रियता रहती है, पैसिव जो है लिसनर ही होता है, वो वॉचर होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए वीडियो प्रेजेंटेशन का मेथड हमेशा टीचर सेंटर्ड के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अभी तक तो यही। जी अभी तक मतलब शायद ये बुक बनी होगी तब तक ये गूगल फॉर्म वाली चीज नहीं आई होगी जिसमें आंसर पूछते होंगे। नहीं नहीं, बेशक जो है उसमें फिर भी क्या रहता है कि बच्चा एक तरह से पैसिव बन के देख रहा है, सारी प्रक्रिया को देख ही रहा है, वो एक्टिविटी नहीं कर रहा है। जिस किसी मेथड में बच्चा एक्टिविटी करेगा, बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, उसमें पार्टिसिपेट करने का मतलब वो अपने क्वेश्चंस पूछेगा, वहां से डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पूछ सकता है वो। ठीक है, अपने डाउट्स रख सकता है। तो वो जो है इंटरेक्टिव हम उसको कहेंगे, और वो जो है बच्चों के जो है फेवर में जाएगी। ठीक है, बाकी तो टीचर सेंटर, टीचर डोमिनेट जहां पर कर रहा है और जो हमारी सामग्री है सिर्फ उसी का प्रेजेंटेशन हो रहा है, तो उसमें है वो टीचर सेंटर ही रहेंगे। जी धन्यवाद क्लैरिफिकेशन के लिए। जी अच्छा, कल के जो टेस्ट था उससे संबंधित किसी की भी कोई भी समस्या नहीं है? मैं चाहती थी, मतलब मैं करना चाहती थी ऐसे, अभी मुझे ख्याल आया कि जिन लोगों ने आंसर शीट सबमिट किया हो, तो जिनके जिनके जो जो आंसर ज्यादा रॉन्ग आए हो, सपोज करो कि पहला वाला आंसर ज्यादा लोगों का रॉन्ग है, तो वो क्लेरिफिकेशन के लिए मांगा जाए, मतलब उससे हम दोबारा डिस्कशन कर ले, क्लेरिफिकेशन कर ले। ऐसे जिन जिन सवालों पे ज्यादा लोगों को रॉन्ग मिले हैं वो हम फिर से दोबारा कर ले, ऐसा मतलब मुझे लगता था, लेकिन मैंने वो किया नहीं है सबका आंसर शीट मैच। आप बोले तो मैं कर दूं। ठीक है, आप यदि अभी कर सकते हैं तो कर लीजिए।
बाकी अगर आप फिर बाद में कर सकते हैं तो बाद में भी कर लीजिएगा। ठीक है, बता दीजिए। माइक को फेमिना जी आपका। मैम बाद की बात होगी, वो तो अभी नहीं कर सकती मैं इमीडिएटली। ठीक है, बाद में करके बता दीजिएगा। जी पुंडलिक से बताएं। हाँ मैम, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं ना मैम कि जो 25 ही क्वेश्चन है ना अभी, तो आप हाँ 10-12 मिनट में पूरा जो 25 क्वेश्चन है उसको रीड कर सकते हैं ना मैम। मतलब तो बता दीजिए कि ये आंसर है इसका। एक्चुअली हम ये करने जा रहे थे। ठीक है, सुझाव के लिए धन्यवाद पुंडलिक सर। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन है। जी अब इसमें क्या है, ये तो क्लियर ही है ना। ठीक है, सबको पता ही रहेगा कि कौन सा मेथड किसने दिया था। ठीक है, तो ये सिर्फ याद करने की चीज है, इसमें समझने का कुछ नहीं है। फिर असत्य कथन कौन सा है इसमें? असत्य कथन, इस शब्द को यदि हम हटा दें तो असत्य डी यही ऑप्शन। है असत्य। ठीक है, डी ऑप्शन ही असत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए? कौन सी विधि प्रयोग करनी चाहिए बताएं एक बार। विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक। एग्जैक्टली, क्योंकि ए। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी था उसमें पहले एनालिसिस होती है, ठीक है, फिर सिंथेसिस होती है, तो हमेशा हम इसकी तरफ शिफ्ट करेंगे। ये क्लियर है। नेक्स्ट है, जब शिक्षार्थी आत्म केंद्रित होता है तब ऐसी स्थिति में कौन सा शब्द प्रयोग करना चाहिए? आत्म केंद्रित, सेल्फ डायरेक्टेड, कहाँ से संबंधित है ये? व्यस्क लर्निंग से, है ना। लर्निंग से। व्यस्क लर्निंग किसको बोलते हैं? लॉजिकल। नहीं एंड्रागोगिकल। लॉजिकल। एंड्रागोगिकल है ना। और इस एंड्रागोगिकल के सामने हमने जो है व्यस्क नहीं लिखा। ठीक है, इसका भी कारण है क्योंकि व्यस्क आत्म केंद्रित है तो आप व्यस्क की तरफ जाएंगे। लेकिन हिंदी वालों को भी क्या करना चाहिए कि एंड्रागोगिकल ये एज इट इज आ सकता है पेपर में, इस शब्द को हम ध्यान रखें। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो इंग्लिश में दी गई है सॉरी, इंग्लिश में जो दी गई है उसको इंग्लिश में हिंदी में भी हम एज इट इज ही जो उसको याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पेपर में ऐसे ही पूछ ली जाती है। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा उच्चतम स्तर होता है? ये भी ब्लूम टैक्सोनॉमी से संबंधित है, मूल्यांकन होता है। ठीक है, बाद में सबसे मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा दृष्टिकोण मूल्यों हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है? तो इसमें क्या आएगा बताइए एक बार। मूल्य, हित, दृष्टिकोण कहाँ पे? भावात्मक क्षेत्र में आएगा ये। ठीक है, नैतिक मूल्य आदि हैं, किससे संबंधित है? भावनाओं से भी, जो हमारे सोच विचार करते हैं, हमें बताया जाता है कि ऐसा करना गलत है, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए तो मदद करनी चाहिए, दया की भावना रखनी चाहिए, तो सभी भावनात्मक क्षेत्र से संबंधित रहेंगे। फिर है क्रिया करके सीखना। क्रिया करके सीखना किससे संबंधित है? व्यवहार, है ना। क्रिया करना व्यवहार से संबंधित रहेगा। ठीक है, और उसके बाद है पर्यावरण। तो ये सीधा सा शब्द है, प्रकृति। ठीक है, सत्य, सौंदर्य, भलाई की अनुभूति। तो ये क्या है? सत्य, सौंदर्य, सत्यम शिवम सुंदरम किस में आता है? आदर्शवाद में। आदर्श है ये, सत्य है, सौंदर्य है, भलाई है, आदर्श है ये हमारे। ठीक है, दुनिया जिस रूप में है अब है, यहाँ है, वही दुनिया है। ठीक है, तो वही रियलिज्म, यथार्थवाद, जो यथार्थ है, जो अब हमारे सामने, वही यथार्थ है। जो आपके सामने अब है, जो आप अब हैं, वही आपका यथार्थ है। जो आप सोचते हैं यथार्थ वो नहीं है, जो आप है ही नहीं, जो सिर्फ आप कल्पना करते हैं, ठीक है, वो यथार्थ नहीं है। तो यथार्थवाद किसको है? जो अब है, दुनिया का जो रूप। ठीक है, वो इसमें है। अब नेक्स्ट है मनोसंचालित, साइकोमोटर डोमेन। तो इतने सारे प्रश्न
से ही रिलेटेड हैं इसमें, है ना। एक यदि टॉपिक हम कर लेते हैं तो उससे कितने सारे क्वेश्चन हमारे हल हो जाते हैं। इसमें है पर्यावरण प्रदूषण के लिए जागरूकता को दर्शाना, प्रयोग करना, दो प्रयोगों के परिणामों का लेख करना, एकता के विषय में कहानी सुनाना। तो साइकोमोटर डोमेन किससे संबंधित है? फटाफट प्रयोग बताएं कौन करना। पहले बता। प्रयोग प्रयोग करने से करना। संबंधित। बिल्कुल, क्योंकि प्रयोग जब हम करते हैं तो हम हमारे शरीर का प्रयोग करके एक्टिविटीज करते हैं ना। साइकोमोटर मतलब कि एक तरह से हम अपने शरीर का प्रयोग कर रहे हैं। कौन सा अध्यापन एक का सिद्धांत है? रीचिंग मैक्सिम। अध्यापन अध्यापन का सिद्धांत कौन सा है? मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, बिल्कुल सही है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ठीक है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्ख से अमूर्त, ये भी ठीक है। प्रकृति का पालन करना, ये भी ठीक है। ये सभी ठीक होंगे, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में, ये आपको समझ में है कहाँ से था ये? जी मैम, मैक्सिम्स, लास्ट टीचिंग। लास्ट वाले में मैम थोड़ा कंफ्यूज थे मैम, मतलब एक ही सिंगल प्रकृति दिया था ना, पढ़े तो थे लेकिन थोड़ा कंफ्यूज था मैम। नहीं, उसमें यदि इसका कंफ्यूजन पुंडलिक सर वैसे ही क्लियर हो जाता है यदि आप इससे संबंधित जो क्लास हुई है पहले, उस पर्टिकुलर उस क्लास को देखते हैं ना। उस क्लास में डिटेल से बताया गया कि हम प्रकृति का पालन करते हैं सीखने में। ये बार बार कक्षा में शब्द बोले गए हैं। तो हमारी जो कक्षाएं होती है ना, उसमें अनायास ही जैसे कि ऐसे ऐसे शब्द निकल आते हैं, या फिर जो हम जब जब इसे फ्लो में होती हैं चीजें, तो फ्लो में क्या रहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होती हैं, ठीक है, जो हमारे वैसे संज्ञान के लिए भी काफी आवश्यक होती है। पेपर के दृष्टिकोण से तो होती ही होती है। तो उनको यदि हम बार बार सुने तो वहीं से हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये ठीक तो है। कक्षा शिक्षक की निष्कपटता, ये भी ठीक है। शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, ये भी ठीक है। शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि, ये भी ठीक है। तो इनमें से ऑल ऑफ द अबव नहीं दिया गया, गलती ये है यहाँ पर, है ना। ऑल ऑफ द अबव नहीं दिया गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो हमें यदि ऐसे ही पेपर में प्रश्न आए तो इनमें से इन सभी ठीक हैं, सभी सही हैं, इनमें से जो सबसे सही है उसको चूज करना है, ठीक है। तो सबसे सही कौन सा है? सी नंबर का। बिल्कुल, सिखाना और समझाना ही महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर शिक्षण यथासंभव मातृभाषा में ही होना चाहिए, क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करता है, यह अधिगम को सरल बनाता है, यह बौद्धिक विकास में सहायक है, यह शिक्षक को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायक करता है। तो इनमें से कौन सा सही होगा बताएं पर। इसमें बी आएगा मैम, है ना। क्यों? सरल बनाता है ना, मातृभाषा में शिक्षण दिया जाए तो वो सरल हो जाता है, एकदम सरल हो जाता है। बिल्कुल लेकिन सही। लेकिन हमने लास्ट वाला मारा था मैम। अच्छा अच्छा, वातावरण में सीखने में सहायक करते हैं। हाँ, हमारा शिक्षण प्रक्रिया जो है ना, उसका उद्देश्य ही है उसको सरल बनाना। शिक्षक का कार्य ही है उसको सरल बनाना, ठीक है। तो शिक्षक कोई भी मेथड अपना रहा है, ये भी तो एक मेथड ही है ना। प्राथमिक स्तर पर जो है यथासंभव मातृभाषा का प्रयोग बच्चों का वो करवा रहा है, तो ये भी एक मेथड है। और मेथड हमेशा चीजों को सरल बनाने के लिए किया जाता है, उनका प्रयोग। नेक्स्ट है अभ्यास के क्षेत्र में बालक सिर का उपयोग का कर फुटबॉल हिट करने के लिए सक्षम होना चाहिए। तो ये किससे संबंधित है? फुटबॉल को हिट कर रहा है वो, है ना। एक सिचुएशन दे दी गई, ऐसे सिचुएशन बेस्ड भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। टीचिंग जो है, टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षा सिचुएशंस देकर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे बहुत सारे। तो ये भी एक समस्या दी गई है, एक सिचुएशन दी गई, परिस्थिति दी गई है, एक तरह से बताया गया है। समस्या तो नहीं, परिस्थिति है। तो इसमें क्या है, कौन सा प्रयोग होगा?
भावनाओं की तो बात हो गई नहीं यहाँ पर, है ना। कोग्निटिव की बात कहाँ पर होती है, जहाँ पर नॉलेज इंफॉर्मेशन रहती है ना। तो बच्चा एक प्रेरक, साइकोमोटर, मनोसंचारित, है ना। तो ये क्या है, साइकोमोटर डोमेन इसमें आएगा। ठीक है, क्लियर है ये 3 डोमेन है ब्लूम टैक्सोनॉमी के, इन्हीं से कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं। इट मीन्स क्या है कि पेपर में एक प्रश्न तो अवश्य ही आएगा ब्लूम टैक्सोनॉमी से। तो उसमें कि किस प्रकार से बन सकता है ये अलग अलग मैटर करता है। ठीक है, किसी भी प्रकार से बन सकता है। ये 3 डोमेन है, सिर्फ इनके नाम से ही संबंधित, बीच में तो इनकी प्रक्रिया पे तो गए भी नहीं है, उनके पहलू जो पक्ष हैं उनके ऊपर तो गए भी नहीं है। मात्र नाम से ही कितने सारे प्रश्न बन गए हैं, इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो ये जो भावनाओं की बात आ जाए, आदर्शों की बात आ जाए, तो अफेक्टिव डोमेन, जब ज्ञान की बात आ जाए और एक तरह से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने की बात आ जाए, स्मृति की बात आ जाए, रिकॉलिंग की बात आ जाए, तो ये कोग्निटिव में आएगा। संज्ञानात्मक और एक तरह से इसको ज्ञानात्मक भी बोल देते हैं। फिर साइकोमोटर है, ठीक है, जो हमारी एक्टिविटी से संबंधित है, शारीरिक गतिविधि जिसमें इन्वॉल्व होती है। निम्नलिखित में से किसी पाठ्य पुस्तक पाठ्य वस्तु को कंठस्थ करने का सबसे उपयोगी ढंग हो सकता है, कौन सा हो सकता है बताएंगे। लिखित रूप में लेकर जब हम अपने ज्यादा से ज्यादा सेंसेस को प्रयोग करते हैं तब उसको अच्छे से कंठस्थ कर पाते हैं। कौन सी विशेषता होगी, धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है। धीमी गति से कौन सा छात्र, ये नहीं जो शब्द है ना, ये नहीं भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है इम्पोर्टेंस रखता है। कई बार क्या होता है कि हमारी ऐसी आंखें बंद हो जाती हैं, ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि नहीं हमें दिखाई नहीं देता है और उसमें हम गलत ही करते हैं ज्यादातर। सीमित शब्दावली, अमूर्त सोच, ज्ञान ध्यान की छोटी सी अवधि, रुचियों का सीमित सीमा, जहाँ पर सीमित है, छोटी अवधि है, सीमित शब्दावली है, ये जो धीमी गति से जो सीखता है बच्चा, स्लो लर्नर जो होता है, उसकी जो है विशेषताएं हैं। ठीक है, और जो अमूर्त चिंतन जो कर सकता है ना, वो क्या है, वो एक तरह से हाई क्वालिटी सोच रखता है वो बच्चा। ठीक है, गिफ्टेड बच्चा रहता है ना, उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रहती है। ठीक है, साधारण बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं रख सकता है, तो ये इसकी नहीं है विशेषता। शिक्षकों के लिए छात्रों में अच्छे संस्कार उत्पन्न करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 14 नंबर का क्वेश्चन था वो एक बार फिर से दिखाएं नहीं। देख लीजिए, बताएं क्या डाउट है। बी हमने लगाया था मैम, उसमें आंसर नहीं था मैम आपके पास, बी नंबर का ऑप्शन नहीं था। मतलब वो बी नहीं, गलत था मेरा मतलब, वहां पर अलग ही ऑप्शन था मैम आपके, इसमें बी वाला नहीं था 14 नंबर का। अच्छा, आंसर की में। हाँ आंसर की में आपके, क्योंकि मैंने इसमें गलत लगा कर रखा हो मेरे यहाँ पर, अच्छा, बी लगाया हुआ है वैसे है? बी लगाया हो हम मैम, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देख लीजिए मैम मूवी को। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ये आंसर की आप लोगों के साथ शेयर तो नहीं की गई थी, है ना? नहीं मैम। ठीक है। 14th का, हाँ ठीक कह रहे हैं आप। फिर तो मेरा एक क्वेश्चन बढ़ गया। 14th, हाँ आपका एक जो है 2 मार्क्स आपके बढ़ गए हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें। और जिसका ये जिन्होंने इसको ठीक लगाया था उनका गलत हो गया है। ठीक है, क्या है देख लेंगे आप, हो जाती है ऐसी मिस्टेक्स। अमूर्त सोच है,
ठीक है, ये धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है। अच्छा, ये कंसेप्ट आपको क्लियर है क्या? आप ये बताएं, जो उसमें आंसर की में क्या था क्या नहीं था उसको छोड़ दें। जी मैम, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जो धीमी गति, इसमें क्या है कि क्वेश्चन में हम धीमी गति को सीखने वाले बच्चों की विशेषता नहीं है। हम्म, क्योंकि इसमें जो 3 पॉइंट दिए है ना मैम, एक है क्वेश्चन। हेलो, हाँ जी, क्या क्या बोल रहे हैं आप? क्या है ना मैम, उसको पैटर्न को फिर हम बताएंगे। तो मैम सीमित शब्दावली दिया गया है, मतलब सीमित शब्द दिया गया है। और जो छोटी अवधि के लिए, जो ज्ञान ध्यान की छोटी अवधि, इसमें छोटी अवधि दी गई है, और रुचियों की सीमित सीमित सीमा दी गई है। हम्म, इस शब्दावली, मतलब ये शब्दावली आई थी ना मैम, तो इसको छोड़कर हमने ये अमृत सोच लगाई थी। ठीक है, बिल्कुल सही लगाया था। और आंसर की में कैसे हुआ होगा, कई बार ऐसे हम ऐसे लिख देते हैं ना, ए ये है, बी ये है, इसको सी मान लिया होगा तो इसलिए सी डाल दी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षक के लिए छात्रों में अच्छे संस्कार उत्पन्न करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? तो शिक्षक जो है उसमें अपने बच्चों में, छात्रों में संस्कार उत्पन्न करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है शिक्षक का स्वयं का जो है आदर्श व्यवहार है। जैसा शिक्षक व्यवहार करेगा उससे बच्चे सीखते हैं। ठीक है, शिक्षक जैसा कहते हैं ऐसे ही घर में होता है। माँ बाप जो कहते हैं बच्चे वो नहीं करते, बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं। ठीक है, बच्चे माता पिता जो करते हैं ना, बच्चे ज्यादातर वो करते हैं। उनकी आदत भी वैसी ही बनती है, जैसे माँ बाप चाहते हैं वैसी आदतें नहीं बनती उनकी। लेकिन जैसे माँ बाप की आदतें होती हैं, जैसे माँ बाप करते हैं, वैसे ही बच्चों की आदतें बन जाती हैं अपने आप। ठीक है, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है तरीका वही है, उनको स्वयं का उसका आदर्श व्यवहार। समस्या के समाधान के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय कौन सा है? क्या होगा इसमें? समस्या के समाधान के लिए नैदानिक। नैदानिक नहीं होगा इसमें। इसमें ये मेथड आएगा, पुस्तकालय में अध्ययन का निरीक्षण। समाधान है यहाँ पर, और इसमें क्या होता है, कारण होता है। समाधान में क्या आएगा, रेमेडियल आएगा। तो इसमें जो बच्चे कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उनका निरीक्षण करना कि किस प्रकार से वो अध्ययन कर रहे हैं, उनको गाइड करना। ठीक है, संरचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म के प्रवर्तक कौन है? कौन है? जीन दिस इज पियाजे। द वेरी important, most important question we जीन can पियाजे। discuss in the topic। जीन प्याजे। और कोई भी है क्या जिनका मत अलग हो? मैंने तो इनकी आपकी जो कंफ्यूजन थी पुल्लिक सर, इसी इसमें भी थी आपकी, जो आप कह रहे इसमें थे कंफ्यूजन है। मतलब जीन पियाजे तो क्लियर था, लेकिन ये एस ब्रूनर सी था, तो मैंने लगा दिया मैम। ब्रूनर भी हाँ, होता। जेएस ब्रूनर है ना, जेएस ब्रूनर भी संरचनावाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है, हेलो। तो मैम इसका आंसर डी है ना? डी है इसमें आंसर। आप, हाँ सही है, सही है। ठीक है, शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? उचित पुरस्कार देना, उपयुक्त मार्गदर्शन करना, सदैव उपयुक्त उदाहरण देना और कक्षा में व्याख्यान देना। तो शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? इसका ये आंसर ठीक है। ठीक है, इसको मार्गदर्शन देके एक तरह से अच्छा वो कर सकते हैं, इसको मार्गदर्शन। पुरस्कार भी नहीं आएगा क्या मैम? नहीं, उसको प्रेरित करने का सबसे ज्यादा जो है सही तरीका, उपयुक्त जो है उपयुक्त तरीका मार्गदर्शन करना ही होता है। उसी के माध्यम से उसको प्रेरित किया जाता है। पुरस्कार कई बार बच्चे में जो है एक तरह से गलत आदत का भी जन्म दे देता है। हर बार पुरस्कार देना संभव भी नहीं होता और
एक तरह से सही भी नहीं होता। कक्षा में जनसांख्यिकी विभिन्नता की स्थिति में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? मूल्यांकन के लिए एक समान शैक्षणिक मानक होना चाहिए, तेजस्वी छात्रों को अधिक वास्तविक अधिगम अनुभव प्रदान करने चाहिए। ये दोनों या फिर ये, कौन सा आएगा इनमें से, बताएं। ये तो आप लोग कर चुके हैं, फटाफट आंसर दें, आप, समय हो रहा है। बी आएगा ना मैम इसमें? बी आपका आंसर बिल्कुल ठीक नहीं है, इसमें आएगा ए। सबके लिए मूल्यांकन का एक समान शैक्षणिक मानक होना चाहिए, ठीक है। जो तेजस्वी छात्र हैं उनके लिए अधिक वास्तविक अधिगम अनुभव प्रदान करें, तो इसमें क्या होगा, एक तरह से पक्षपात होगा। और जो पिछड़े हुए बच्चे हैं, जो ऑलरेडी जो है पीछे हैं, ठीक है, वो और ज्यादा पिछड़ते जाएंगे। और जो शिक्षक का एक तरह से उन बच्चों की तरफ ध्यान रहेगा जो कि ज्यादा तेजस्वी हैं, मेधावी छात्र हैं, गॉड गिफ्टेड है ना, जिनको गिफ्टेड चाइल्ड बोल देते हैं। तो सबके लिए समान शैक्षणिक मानक होना चाहिए, ऐसा होता भी है ना। हमारी 40 स्टूडेंट्स की कक्षा है, या फिर हमारी कक्षा में जितने भी अपनी कक्षा में जुड़ते हैं, तो क्या कल हमने जो टेस्ट दिया, क्या सबके लिए जो ज्यादा आंसर करते हैं, जो ज्यादा इंटरेक्टिव हैं, क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, क्या हमने उनके लिए अलग टेस्ट बनाया? नहीं ना। तो यस सबके मैम। लिए एक एक ही मानक हमने प्रयोग किया। मैंने इसमें डी लगाया था मैम, क्योंकि समान मूल्यांकन भी सबके लिए, क्योंकि विभिन्नता रहती है ना बच्चों की। हम्म। समान नहीं, मान। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो ए ही है, सबके लिए समान मानक होना चाहिए। इसलिए क्या है कि हमारा जो नेशनल पॉलिसी है, एनईपी है, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी ये एक रखा गया समावेशी शिक्षा का, है ना। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, वो क्यों किया गया? क्योंकि सभी बच्चों को एक ही कक्षा में सम्मिलित करके समान रूप से पढ़ाया जाए, है ना, कि वो एक साथ उनकी गति बढ़े। कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा सबसे अच्छे तरीके से सब प्रबंधित किया जा सकता है? तो ये तो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कक्षा में, कक्षा शिक्षक, है ना। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, ठीक है। जी शिक्षक मैम। द्वारा किस विषय के अंतर्गत ज्ञान को छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार तैयार एवं प्रस्तुत किया जाता है? तो बताएं एक मनोविज्ञान। बार इसमें। मनोविज्ञान बिल्कुल सही है। कक्षा में मात्र पुंडलिक सर आप ही हैं क्या? बाकी सब नहीं है क्या? बाकी सब है। आपकी ही आवाज। सर मैम मैं सब सुन रही हूँ। इनफैक्ट बहुत अच्छा रहा, एक दो क्वेश्चंस के तो बहुत क्लैरिफिकेशन एकदम से दिमाग में बैठ गए। बहुत अच्छा रहा। मैं कमेंट करने वाली थी लेकिन मैंने सोचा कक्षा के बाद करूं। नहीं, आप पार्टिसिपेट करिए, कमेंट नहीं, पार्टिसिपेट करिए, उसी से ओके। हमें संतुष्टि होगी। जी नहीं, मैम। मेरे शिक्षक टी कल आंसर्स थोड़े ज्यादा गलत थे ना, तो मैं शांत बैठी हूँ। अच्छा अच्छा। ये तो कोई बात नहीं, आप अभी करेक्ट कर सकती हैं। जी मैम, जब मैं रुकता हूँ तब कोई बोलती भी नहीं मैम, तो फिर माइक ऑन करके मैं ही बोल देता हूँ मैम। हम आपकी गलती नहीं बता रहे हैं पुण्य सर, जिसको बोलना होता है वो आपको काट के भी बोलेंगे कि नहीं नहीं इसका ये होता है, हमें ये समझ में आया, ठीक है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए मैम। हाँ, शिक्षक टीएलएम, अब देखिए हमने कितनी बार आपको कहा कि टीएलएम ऐसे का ऐसा प्रयोग कर लिया जाता है, तो कल की जो परीक्षा रही उसमें भी इसको ऐसे कैसे प्रयोग कर लिया गया, पहले भी ऐसे प्रश्न बने हैं। तो टीएलएम क्या होता है, यदि हमें अच्छे से पता नहीं है तो हम वहां पर अटक जाएंगे कि टीएलएम होता क्या है। अब टीएलएम का ही नहीं पता तो उसके का प्रयोग सीखने की गतिविधि को विधि को किस प्रकार से क्या बनाता है क्या नहीं बनाता है, तो हमें पता कैसे चलेगा, है ना। तो टीएलएम को जानना आवश्यक है। तो क्या बनाता है, ठीक है। आवाज आ रही है मैम? आवाज जी।
तो इसको दोबारा डिस्कस करना है क्या 23rd को? आंसर क्या था मैम? सरल था। सरल था, क्योंकि हमारी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें कोई भी हम मेथड प्रयोग करते हैं, कोई भी सामग्री प्रयोग करते हैं, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अधिगम करवाया जाए। अधिगम ज्यादा कैसे होगा? जब बच्चों के लिए चीजें सरल होगी तो उनको वो कनेक्ट कर पाएंगे, जिज्ञासा उनकी होगी। ठीक सरल और रोचक में कंफ्यूज था मैम, रोचक लगा दी। है? नहीं नहीं, अगर वो सरल होगा ना तो बच्चे खुद ही पार्टिसिपेट करेंगे, जिज्ञासा उनकी बढ़ेगी, अपने आप ही वो रोचक हो जाएगा। लेकिन अगर जटिल है तो वो रोचक नहीं हो सकता है कैसे भी। शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदमय बनाना, वो उसकी चुनौती होती है शिक्षक की। कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में देखने को मिलता है? कौन सा मिलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेशनल पॉलिसी 2020, उसमें भी ये जैसे हर पॉलिसी में ये आता है, और अभी नए नए जो हो रहे हैं प्रयोग वो भी इसी को ध्यान में रखकर हो रहे हैं। बताएं, इसका तो आंसर सभी करें। आप आवाज आ रही है क्या? क्या आया था मैम हमारा? आवाज आ रही है? मैम लास्ट वाला आया था मैम, ABC। ABC, उपरोक्त सभी। ये एक्चुअली ABC ऑप्शन में ही नहीं था, ये हमने जानबूझकर ऐड किया था, यह देखने के लिए कौन इसमें जाते हैं, और हमें पता था, पूरा विश्वास था कि हम में से कोई ना कोई तो इसको जरूर क्लिक करेंगे। मैम ए वाला होगा, बी। ए होना चाहिए मेरे। B is the correct answer. B is the correct answer. How? Let us understand. पहले में क्या है? एक्सक्यूज मैम, शिक्षण समूह केंद्रित होता जा रहा है, ये वाला आएगा। शिक्षार्थी केंद्रित, शिक्षार्थी छात्र तो ये केंद्रित। हाँ, शिक्षार्थी ये क्या B होता है? छात्र, है ना? अच्छा, नंबरिंग ऊपर नीचे है इसकी, ठीक है। प्रशिक्षु यानी वही होता है ना मैम, प्रशिक्षु का बताइए मैम। जैसे शिक्षण प्रशिक्षु केंद्रित होता जा रहा है ना? इसमें क्या रहेगा कि टीचर के केंद्रित होता जा रहा है शिक्षण। ठीक है, टीचर केंद्रित नहीं हो रहा है शिक्षण, क्या हो रहा है? शिक्षार्थी केंद्रित हो रहा है, ठीक है ना? तो प्रशिक्षु और सभी जो मेथड है, प्रशिक्षु, इसीलिए प्रशिक्षक जो होता है, जो ट्रेनर है, जो टीचर है, उसके लिए प्रशिक्षु प्रयोग किया गया है। ओके, ठीक। स्टूडेंट और मैंने बस एक ही बात ध्यान में रखी थी कि पहले का जो शिक्षण था वहां पे, जहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा थी, तो वो प्रशिक्षक केंद्रित था। तो हम आजकल देखते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा नहीं रही है, तो वो छात्र केंद्रित होते जा रहा है। हाँ जी, लेकिन ये हालांकि बिल्कुल अच्छा है कि बुरा है? ये अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है ये। इसमें क्या रहेगा, क्यों अच्छा है ये? क्योंकि बच्चों की, उसमें बच्चों की नीड का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, बच्चों की जरूरतों का ध्यान रख के ये पढ़ाई होगी, तो बच्चे ज्यादा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे और बच्चे ज्यादा सीखेंगे वहां से। ठीक है, बोरियत नहीं होगी, या फिर उनके ऊपर एक तानाशाह नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा। भय में क्या करते हैं, ये बच्चे सिर्फ रट्टा मारते हैं, समझने की प्रक्रिया नहीं रहती है वहां पे। और सिर्फ एक, अगर शिक्षक केंद्रित रहेगा ना, तो मात्र एक जो मेमोरी लेवल है सिर्फ वहीं तक डेवलपमेंट होगी, वहां से अंडरस्टैंडिंग लेवल, और अंडरस्टैंडिंग सिर्फ रिफ्लेक्टिव लेवल है, वहां तक शिफ्ट नहीं हो पाएगा सिस्टम। ठीक है, अच्छा, तो आप सभी, आनंद श्रीवास्तव जी, आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आपको समझ में आया?
आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको समझ में आया? जी मैडम। ठीक है। नंदिता, नंदिता जी, आपको समझ में आया? जी मैम। कक्षा सही चल रही है? ठीक है। नीतू साहू जी, आपको समझ आ रहा है? राधिका, राधिका जी, आपको कक्षा में समझ में आ रहा है या कोई डाउट है? रमन राउत जी, आप भी बोलकर बताएं एक बार। रंजना जी, आप अच्छा पार्टिसिपेट करती थी, अब आप आजकल आप बोल नहीं रही हैं। आज उमेश सर भी जो है मौन व्रत पर हैं। जानकी जी, आप बताएं, समझ में आया आज की कक्षा में? उसमें ना आप अच्छे पढ़ाते हो, समझ आता है। मैं ना थोड़ी क्लास ना मिस कर दी है, इसलिए मैं थोड़ा इसलिए ना उसके लिए आपको रिग्रेट करने की और डाउन फील करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए एक सीधा सा इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटेजी है। आप वीडियो देखें, यूट्यूब पे जाएं, वीडियो को कंसल्ट करें, वहां से एक बार उसको देखें, विजिट करें और उसको चीजों को समझें, ठीक है, और उसको नोट डाउन करें और नोट्स को जो है रिपीट करें। रिपीटिशन इज द बेस्ट प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी we can use to boost our memory and knowledge. थैंक यू मैम। ठीक है, आज की कक्षा को यहीं पर जो है विराम देते हैं। इससे संबंधित कल आपका टेस्ट होगा और आपको जो है अच्छे से प्रिपरेशन करके आना है। अच्छा टेस्ट होगा, काफी अच्छे प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो अभी कक्षा का समापन करते हैं। लंबी लंबी गहरी सांस भरेंगे, सीधे कमर गर्दन सीधी करके, आंखें कोमलता से बंद, हाथ नमस्ते की मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी को सादर नमन। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः मैम। मैम आज का जो क्लैरिफिकेशन सेशन रहा टेस्ट पे वो बहुत अच्छा रहा। काफी सारे कंसेप्ट्स उसमें क्लियर हुए। हालांकि अगर और थोड़ी कक्षा को मतलब वो जो टॉपिक्स जब चलते हैं ना तभी थोड़ा और ध्यान हम लोग दे और थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा तो सरल भी बन जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। मैम तो चली गई। ओके, कोई नहीं। ठीक है, सर की क्लास नहीं है ना आज? ये अभी सर की नहीं है, 9 बजे सूर्यकांत सर की है। सूर्यकांत सर की। ठीक है, हरिओम।